तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मानव वृषण की संरचना एकदम धांसू तरीके से, जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। हम टीएस और एलएस दोनों सेक्शन के आधार पर वृषण की संरचना का अध्ययन करेंगे और बहुत डीपली अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आ गया ना तो आपसे एक भी नहीं छूटेगा। धज्जियां उड़ा दीजिएगा अगर इस वीडियो को देख रही है तो आइए शुरू करते, देखते कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से संरचना है, कौन कौन से भाग है और कैसे इसके अंदर गैमेट्स का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस एक जोड़ा होता है, दो संख्या में कितना होता है, दो होता है, जो शरीर से बाहर स्थित होता है। दोस्तों हमारे शरीर के सभी अंग जैसे जीभ हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय हो गया, या बहुत सारे जो अंग होते हैं ना, ये शरीर से अंदर होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं। लेकिन एक टेस्टिस ही एक ऐसा अंग है जो शरीर के बाहर होता है। क्यों, क्या ज़रूरत थी टेस्टिस को शरीर से बाहर होने की? क्या सर टेस्टिस शरीर के अंदर रहने से कोई नुकसान पड़ सकता है? तो हाँ, ये ज़रूर नुकसान पड़ेगा। दोस्तों टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो होता है, ये वृषण जो होता है, वृषण के अंदर मेल गैमेट्स है ना, मेल गैमेट्स mg का प्रोडक्शन होता है। मेल गैमेट्स अर्थात शुक्राणु के जनन की क्रिया के लिए शरीर के टेम्परेचर से या शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, तभी ये शुक्राणु इसके अंदर या शुक्र जनन की क्रिया हो सकती है। अन्यथा अगर इससे टेम्परेचर हाई हुआ तो स्पर्मिसाइड की क्रिया हो जाएगी। स्पर्मिसाइड का मतलब होता है शुक्राणुओं का भक्षण हो जाएगा। शुक्राणु गैमेट्स या गैमेट्स जो होते हैं शुक्राणु, उनका बनना बंद हो जाएगा। इस वजह से शरीर के अंदर से टेस्टिस का बाहर निकलना जरूरी होता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 98.6 के आसपास होता है। लेकिन ये 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का टेम्परेचर होता है और इससे हमको लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ठीक है, जो शरीर से बाहर ही तापमान मिल सकता है, तो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए एकदम मतलब सफिशिएंट है। अगर इससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पर्म बनने की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। समझ रहे? इस कारण से वृषण जो होता है ये शरीर से बाहर होता है। तो क्या सर सभी जीव जंतुओं का वृषण शरीर से बाहर होता है? तो नहीं, सबका बाहर नहीं होता है। हाथी जैसे की बात करें, हाथी का जो वृषण होता है टेस्टिस, ये शरीर से बाहर नहीं अंदर होता है, क्योंकि हाथी के शरीर का तापमान उसके एग्जैक्ट जितना उसमें गैमेट जेनेसिस की क्रिया होती है उससे थोड़ा सा वो कम होता है। ठीक है, तो हाथी में हो जाता है। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें जनन काल के दौरान ही बाहर निकलते हैं और जनन काल समाप्त होने के बाद फिर अंदर चले जाते हैं, जैसे चूहा और चमगादड़। इनमें टेस्टिस जब जनन करने की क्रिया होती है तभी बाहर निकलते हैं और बाद में अंदर चले जाते हैं। तो यही कारण था कि टेस्टिस हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर होता है, जिसमें गैमेट्स जनन की क्रिया आसानी से या सही से हो सके। तो इतनी सी कहानी थी क्या वृषण की। वृषण की बात करें तो वृषण के अंदर दो चीज़ों का काम होता है, एक तो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है और दूसरा इसी के अंदर एक नर हार्मोन, ठीक है, एक नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है क्या चीज़, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण भी वृषण के अंदर ही होता है। और कोई सर टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? जब टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है ना तो शरीर में बाल वगैरह निकलने लगते हैं, जननांगों के ऊपर निकलने लगते हैं। इसके अलावा दाढ़ी मूछ भी आने लगता है। मतलब मुख्य रीज़न यही है कि अगर टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन नहीं निकला तो आप मूछ नहीं ऐंठ सकते हैं। समझ रहे? शुक्र मनाइए कि टेस्टोस्टेरोन केवल मेल के अंदर होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन महिलाओं या लड़कियों के अंदर निकलना शुरू हो जाता है तो रास्ते पर मूंछ ऐंठ के सिंघम की तरफ चलने लगती वो। समझ रहे हैं? शुक्र मनाइए कि उनके शरीर में ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन नहीं बनता है। ठीक है, ये केवल नर के अंदर बनता है, नर के वृषण के अंदर बनता है, जिस वजह से उनमें मूंछ या दाढ़ी या कोई अन्य जगह पर बाल निकलने लगते हैं। समझ रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, लगभग 10 या 12 वर्ष के बाद बनना शुरू हो जाता है। तो आपको ना आवाज़ में भी फ़र्क देखने को पड़ता होगा। अगर आवाज़ मोटा हो गया ना तो समझिएगा कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनना शुरू हो गया है। या कभी कभी किसी के शरीर में ना ये हार्मोन नहीं बनने के कारण उसका दाढ़ी मूछ नहीं आता है, तो और बहुत प्रयास करता है कि किसी भी तरह से दाढ़ी मूछ आ जाए, लेकिन शरीर के अंदर फॉल्ट हुआ है। कहाँ हुआ? टेस्टिस के अंदर। ये टेस्टोस्टेरोन नहीं बनने का रीज़न मुख्य है। अगर ये बनना शुरू हो जाएगा ना तो उसके अंदर दाढ़ी मूछ बनना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ था। समझ रहे? यहाँ पे आपके आगे की बात करते हैं तो इसके अंदर की संरचना को समझते हैं। तो अंदर की संरचना हमने बताया था कि दो तरीके से समझ सकते हैं, एलएस और टीएस। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड सेक्शन ऑफ टेस्टिस। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है कि इसको ऐसे हमने काटा है, इस तरह से काटा है, और ऐसे काटेंगे तो आराम से बात है कि इसको बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूड, यानी लंबवत सेक्शन काटे हैं।
तो लंबवत सेक्शन जब काट के इसके बीच का अध्ययन किया गया तो ये कुछ ऐसे दिखता है, इस तरह की शेप में दिखता है। इसके ऊपर ना 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर? 3। टेस्टिस के ऊपर 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपरी लेयर में देखो त्वचा होता है, त्वचा मैंने स्किन, जिसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा, बाहरी की ओर। और इसी बाह्य त्वचा के ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? तो रोम पाए जाते हैं। इसका मतलब कि बाल पाए जाते हैं। इसके बाद का जो लेयर है ना, यहाँ पे हमने ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है, ब्लैक, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनेलिस। और उसके अंदर तीसरा जो लेयर है इसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो ना ये अंदर की ओर धंस गया है, ठीक है, यहाँ पे धंस गया है। धंसने के कारण इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बन चुके हैं, कंपार्टमेंट, ठीक है। इन कंपार्टमेंट को हम पालिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? पालिका। लगभग एक टेस्टिस के अंदर, एक वृषण के अंदर 250 से 300 पालिकाएँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 250 से 300 पालिकाएँ पाई जाती है। और इसी पालिकाओं के अंदर हाईली क्वाइल्ड समझ रहे हैं, अधिक कुंडलित संरचना पाई जाती है, कुंडलित। तो इस कुंडलित संरचना को ना देखिए यहाँ पे रेड कलर से हमने दिखाया है। इस सब कुंडलित संरचना जो है ना ये वाला, ठीक है, इस कुंडलित संरचना को शुक्र जनन नलिका कहते हैं। गौर से सुनिएगा दोस्तों, शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका का मतलब होता है यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं की जनन की क्रिया होती है, ठीक है, ये चीज़ था। उसके बाद की बात करें तो इन सभी चैम्बर से छोटे छोटे ऐसे नलिकाएं निकलकर एक बड़े नलिका का निर्माण की है, हाई क्वाइल्ड नलिका का निर्माण की है। इस हाई क्वाइल्ड नलिका को अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। और इसके बाद ये जो पतली पतली नलिकाएं जो एपिडिडाइमिस में जाकर जुड़ी हुई है यहाँ पे, इसको शुक्रवाहिका कहते हैं। मतलब इसमें शुक्राणु बनने के बाद ये बाहर इसी नली से निकलकर एपिडिडाइमिस में आकर यहाँ पर विकास करते हैं, यहाँ पे आराम करते हैं। और जब परिपक्व होते हैं तो एक बार फिर से रेस लगाते हैं। दोस्तों स्पर्म में इतनी सारी शक्ति है कि ये फीमेल के अंदर जब प्रवेश करता है ना तो उसके पूरा सिस्टम को ही चेंज कर देता है। सोच सकते हैं, ये है पावर ऑफ मेल, यानी पुरुष का शक्ति। स्पर्म केवल उसके शरीर के अंदर का गया कि उसके पूरे सिस्टम को चेंज कर देता है, समझ रहे हैं। जबकि देख सकते हैं आप, ये समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस कंपार्टमेंट के अंदर जो ये शुक्र जनन नलिका है ना, इसी शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणु बनते हैं और निकलने के बाद एपिडिडाइमिस में जाते हैं। और एपिडिडाइमिस के बाद ये निकलते हैं कहाँ? शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी इसको बोलते हैं जहाँ पे ये निकलते हैं, जहाँ से, ठीक है। तो ये एलेस ऑफ टेस्टिस था, यानी ऐसे काटे थे। तो अब इसको ना ऐसे काटते हैं, इस तरह से क्षैतिज। तो क्षैतिज जब काटते हैं ना तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स का मतलब कि कोई चीज़ ऐसे है, इसको इस तरह से काटे। अब इस तरह से काट के पड़े तो अब ऐसे देखते हैं। तो ऐसे जब काटेंगे ना तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, इस तरह की शेप में दिखेगा। जब इसको ऐसे काटेंगे ना तो कुछ इस तरह के शेप में दिखेगा। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो आपको गोल गोल संरचना दिख रहा है ना, ये वाला, बहुत सारी इसमें गोल गोल संरचना है। इन गोल गोल संरचना को ना हम शुक्र जनन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र जनन नलिका। अब देखिए सबसे बाहरी भाग यहाँ पे आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर से हमने दिखाया है। तो इस गोलाकार संरचना के सबसे बाहरी भाग को हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया बोलते हैं। और इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे एक आपको दिख रहा है ब्लू कलर से कलर, यहाँ पर भी ब्लू से दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा। तो इस आंतरिक भाग को ना, इस आंतरिक भाग को, यहाँ पे जो आंतरिक भाग है, इधर भी आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग को हम जनन उपकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन उपकला। जनन उपकला शब्द से मतलब है यहाँ पर किसी कोशिका का प्रोडक्शन या निर्माण हो रहा होगा, समझ रहे हैं। और रियलिटी में जो कोशिका बनती है ना, उस कोशिका को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया आगे वृद्धि करके शुक्राणु का रूप ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी ब्लैक कलर से कोशिका आपको दिखाया ना, ये सब क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जब विकास करता है ना तो इसको पोषण की आवश्यकता होती है। और यह पोषण इसके साइड में जो यहाँ पे त्रिभुजाकार शेप में कोशिका दिख रही है, यहाँ पे ये त्रिभुजाकार शेप में कोशिका जो दिख रही है आपको, इन्हीं कोशिकाओं से ये स्पर्मेटोगोनिया जो छोटी छोटी कोशिका है ये पोषण प्राप्त करती है। इन त्रिभुजाकार कोशिकाओं को, यहाँ पे जो त्रिभुजाकार कोशिका दिख रहा है, यहाँ पे जो त्रिभुजाकार कोशिका दिख रहा है, इसको सर्टोली कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका। यानी सर्टोली कोशिका जो है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया को पोषण देता है ताकि ये स्पर्म बन जाए। समझ में आया क्या? ये चीज़ याद रखिएगा। अब उसके बाद फाइनली जब ये स्पर्मेटोगोनिया ब्लैक कलर से है, जब ये पोषण प्राप्त करेंगे तो स्पर्म के रूप में क्या हो जाएगी? बन जाएगी। स्पर्म के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगी और यहीं से एक नली के माध्यम से निकलकर, यहाँ से नली के माध्यम से निकलकर इस एपिडिडाइमिस के माध्यम से आते हुए शुक्रवाहिनी में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब इसको हम बोल रहे थे शुक्र जनन नलिका, जिसमें कितने भाग दिखाए आपको। सबसे बाहरी भाग को हमने क्या कहा था? तो सबसे बाहरी भाग को
ट्यूनिका प्रोपर कहा था। उसके बाद आंतरिक भाग को हमने क्या बताया, तो यहाँ पे उसके बाद आंतरिक भाग को हमने जनन रूपकालक कहा। जनन रूपकालक के अंदर कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया कहा। अब यही स्पर्मेटोगोनिया पोषण इस कोशिका से ग्रहण करेगी जो यहाँ पे त्रिभुजाकार से पे दिख रहा है, जिसको हमने सर्टोली कोशिका कहा। और यही सर्टोली कोशिका जब उसको पोषण देगी तो जाहिर सी बात है कि ये कोशिका किस में बदल जाएगी, तो स्पर्म में बदल जाएगी। तो ये एक ऐसे ही सबके अंदर होगा, यानी इसके अंदर जितना भी चेंबर्स है ना, इस चेंबर में जितना भी शुक्र जनन नलिका है, कुंडली संरचना, इन सब के अंदर ऐसे ही भाग होंगे और सबके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स संरचना है ना। अब गौर से सुनिएगा, हमने यहाँ पर लिखा भी है कि शुक्र जनन नलिका 2 स्तर से बना होता है। सबसे बाहरी स्तर को ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं जो बाह्य होता है, और उसके बाद जनन रूपकला जो आंतरिक होता है। उसके बाद सर्टोली कोशिका का नाम दिया कि यह शुक्राणु या एमजीसी को मेल गैमेट सेल बोलते हैं, यानी नर जर्म कोशिका बोलते हैं, को पोषण देता है या देती है। ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया यह जर्म उपकला द्वारा निर्मित होता है। अब देखिएगा, इस चेंबर से बाहर भी कुछ ब्लैक कलर की कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का ग्रुप है। इन कोशिकाओं को अंतराली कोशिका या लेडिंग सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेडिंग सेल। लेडिंग सेल का मतलब है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था लेडिंग। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? लेडिंग सेल या अंतराली कोशिका। यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है। मतलब दाढ़ी मूछ का जो कनेक्शन था ना हमारे अंदर, हमारे शरीर में दाढ़ी मूछ या कहीं शरीर के अंदर अंगों में बाल जब निकलता है तो उस बाल के निकलने का मुख्य रीजन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। अगर ये टेस्टोस्टेरोन अंतराली कोशिका नहीं निकालेगी तो यकीन मानिए कि उस व्यक्ति में या उस नर में बाल या दाढ़ी मूछ का निकलना बंद हो जाएगा। एक और इसका काम क्या है टेस्टोस्टेरोन का? टेस्टोस्टेरोन अगर निकलना शुरू हुआ तो आपका अट्रैक्शन फीमेल के प्रति बढ़ जाता है। जहाँ जहाँ आप लाल पीयर हरियर देखते हैं ना, तो आपका अट्रैक्शन बढ़ जाता है ज़्यादा, आप उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, जिस तरह से एक एक जीव आकर्षित होते हैं, तो याद रखिएगा यही अट्रैक्शन की भावना आपके अंदर क्या करता है? प्रकट करता है। जिस ये सारी चीज़ें थी स्पर्म की, तो ये सारी वृषण की संरचना थी। ये आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें बहुत सारे चीज़ें डिटेल्स में बताया था आपको। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमको कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई देके बताइएगा कि क्या आपको इसमें कमी महसूस हुआ।